गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आई होप आपको समझ आ गया होगा, आपके कंसेप्ट उसमें क्लियर हो गए। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नाम है इसका मोशन इन अ प्लेन, समतल में गति। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन इन अ प्लेन मतलब समतल में गति। देखिए, जब स्टार्टिंग लेक्चर हुआ था इस सेशन का, तो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 11th में जो आपके पास दो बुक हैं, दो पार्ट हैं। तो जो पार्ट 1 है उसमें आप मोशन पढ़ेंगे, गतियाँ पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार की गति पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन में कि कोई वस्तु जो है सीधी रेखा में चल रही है तो उसमें गति को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या क्या मोशन के कंपोनेंट हो सकते हैं। ठीक है, हमने उसमें देखा 3 एक्सिस कार्टेशियन हमने क्या कहते हैं लिया था, कार्टेशियन सिस्टम हमने देखा था। सपोज दैट दिस इज एक्स, वाई और जेड। हमने कार्टेशियन सिस्टम लिया था जिसमें 3 एक्सिस जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हों और प्लस टाइम। इस सिस्टम को कंबाइंड जो तीनों हैं एक्स, वाई, जेड और टाइम, इनको मिला के कार्टेशियन सिस्टम हमने डिस्कस किया था। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, कोई वस्तु अगर सीधी रेखा में गति कर रही हो। ठीक है, इसके लिए हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन देखे। आज हम पढ़ रहे हैं समतल में गति। तो समतल क्या होता है या प्लेन क्या होता है? देखिए, ये है एक प्लेन। एग्जाम्पल, आपका जो रूम है उसका फर्श एक प्लेन है, जो ग्राउंड है एक प्लेन है, जिसमें 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन मतलब या तो एक्स वाई हो या वाई जेड हो या जेड एक्स हो। तो इसमें 2 डायमेंशन है। अगर मैं यहाँ पे इसका कार्टेशियन लूँ, ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, एक्स एक्सिस, और ये कौन सी हो गई, वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें 2 डायमेंशन है, एक एक्स के अकॉर्डिंग है, एक वाई के अकॉर्डिंग है। तो अब हम इस प्लेन में मोशन को डिस्क्राइब करेंगे कि अगर प्लेन में कोई गति है तो वो कैसे हो गया। अब प्लेन में गति कैसे हो सकती है, अगर यही करना है तो ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया, लेकिन हम क्या करेंगे, हो सकता है कभी ऊपर जाए, इधर उधर ऐसे जाए। तो जब ये इस तरीके से कोई मोशन कर रहा है, जैसे आप लोग चलते हैं, अगर आप सीधे जा रहे हैं तो क्या हो गया, सिंपल एक्सेस हो गया। लेकिन जब आप घूम घाम के जाते हैं इससे, तो वो क्या हो गया, समतल में या प्लेन में मोशन हो गया। जैसे आप साइकिल भी चला रहे हैं रोड पे, तो कैसे चलाते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इस तरीके से आप चलते रहते हैं। तो आप 2 डायमेंशन को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे कहेंगे क्या, मोशन इन प्लेन। आप इसको वाई जेड में भी ले सकते हैं और जेड एक्स में भी ले सकते हैं, यानी 2 डायमेंशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए, जैसे हमने इससे पहले स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा, तो उसमें हमने क्या पहले स्टार्ट किया, कार्टेशियन सिस्टम। इसके बाद हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखा, वेलोसिटी और क्या देखा हमने, स्पीड देखा, एक्सेलरेशन देखा, और ये बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की। तो हम मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो हम स्टार्ट करेंगे, सब इसको पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, पहली फिजिकल क्वांटिटी हो गई स्केलर और दूसरी हो गई वेक्टर। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर को हिंदी में कहते हैं अदिश भौतिक राशि और वेक्टर को कहते हैं सदिश भौतिक राशि। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको हम 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, एक स्केलर और एक वेक्टर। अब स्केलर किसे कहेंगे और वेक्टर किसे कहेंगे, ठीक है। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें
केवल मैग्नीट्यूड होता है। इसे मैग्नीट्यूड को हिंदी में कहते हैं परिमाण। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। इसके विपरीत ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ऐसी भौतिक राशियों को वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। आप समझ रहे हैं? हमने इससे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखा था। तो डिस्टेंस क्या था? स्केलर था, और डिस्प्लेसमेंट क्या था? वेक्टर था। दोनों में जो हमने कंपैरिजन किया तो कुछ चेंजेस हमने देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रकार की भौतिक राशियाँ, स्केलर और वेक्टर। स्केलर जिसमें केवल हम मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, केवल मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज़ द स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। व्हेन a physical quantity has magnitude as well as direction, that is a vector physical quantity. ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए इसके। दूरी यानी डिस्टेंस, ठीक है, आपका वॉल्यूम आयतन, द्रव्यमान यानी मास, इस तरीके से बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है। इनमें हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था वेग था, हमने देखा त्वरण है, और इस तरीके से और भी जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे तो आपको दिखेगा फोर्स है, बल है, ये सारे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये था स्केलर और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब हम देखेंगे इसको डिटेल में हम देखेंगे, क्योंकि ये चीज़ आप ऑलरेडी जानते हैं। आज तक आपने जितनी भी अर्थमेटिक पढ़ी उसमें आपने स्केलर ही देखा है। 4 जोड़ा या 5-6, किसी की स्पीड कितनी देर की उनको आपने ऐड किया, आपने सब्ट्रैक्ट किया, आपने डिवीजन मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये आप जानते हैं। अब आपके पास नया एक जो टॉपिक है वो क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी ऐड हो गई है। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक आएगा आपका वो होगा स्थिति सदिश एंड विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश, ठीक है। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? क्योंकि अब जब आप मोशन पढ़ेंगे प्लेन में तो वहाँ ये शब्द बार बार आते रहेंगे। मतलब जब आप इसके बाद आप जो फिजिक्स में जो भी स्टडी करेंगे उसमें आप डायरेक्शन वेक्टर और स्केलर दोनों को लेके चलेंगे, तो जहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी होगी वहाँ ये चीज़ें एसेंशियल होंगी। तो आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर क्या है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। तो जो विस्थापन सदिश है वो किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को बताता है। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को बताता है। देखिए कैसे, सपोज दैट हमने कार्टेशियन लिया, सिस्टम लिया, एक्स एक्सिस है ये और ये है वाई एक्सिस एंड दिस इज द सेंटर ओ। कोई वस्तु ऐसे गति कर रही है, ठीक है, किसमें पढ़ रहे हैं हम? प्लेन में। तो 2 डायमेंशन है इसमें, ऐसे मोशन कर रही है। ये पॉइंट है इसका सपोज दैट P और ये पॉइंट है इसका सपोज दैट P डैश। तो O को P से मिलाएंगे, ठीक है, और P डैश को O से मिलाएंगे। तो ये जो OP है, ठीक है, ये OP हो गया इसका स्थिति सदिश और इसको R से डिनोट करेंगे। इसी तरीके से OP डैश को R डैश से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, ये एरो लगाया है। क्या किया मैंने यहाँ पर? एरो लगाया। इसका मीनिंग क्या हुआ? तो जो वेक्टर
होते हैं इनको कैसे डिनोट करते हैं? वेक्टर को अगर ग्राफ में डिनोट करेंगे, ग्राफिकल मेथड में डिनोट करते हैं, तो इनको एक एरो के द्वारा डिनोट किया जाता है, जहाँ इस एरो की लेंथ, इसकी जो ये लेंथ है, ये तो होती है मैग्नीट्यूड, ठीक है, और जो इसके सिर पे ये तीर का निशान है, ये चीज़, ये होती है इसकी, ये बताता है डायरेक्शन को, ठीक है। तो अगर आप वेक्टर क्वांटिटी को दिखा रहे हैं ग्राफिकल मेथड में, तो आप उसको कैसे दिखाएंगे? एक एरो के द्वारा। एरो की लेंथ उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और एरो का जो हेड है वो क्या होता है? डायरेक्शन को शो करता है। और कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है या नहीं है, कैसे शो करेंगे? जैसे अगर मैंने ये लिखा है दिस इज़ अ फोर्स, तो क्या होगा इसके ऊपर? मैं इस तरीके से एरो लगा लूँगी। इस एरो का मतलब है ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये मैंने लिखा वॉल्यूम v, इसके ऊपर कोई एरो नहीं है, तो ये कैसे राशि है? स्केलर। यानी आप इनको डिनोट किस तरीके से करेंगे? इस तरीके से डिनोट करेंगे। वेक्टर के लिए हमेशा उसके ऊपर एक एरो लगाएंगे, ठीक है। और ग्राफ में अब अगर आप उसको डिनोट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे जो एरो होगा उसकी जो लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड होगा, और जो हेड होगा वो डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर जब हमने O से P को मिलाया तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई। इसी तरीके से O से P डैश को मिलाया तो इसकी डायरेक्शन हो गई। तो जो OP है ये कितना है? R वेक्टर, और RP क्या है? OP क्या है? वेक्टर है, ठीक है। तो इसको एरो से हम इसके ऊपर एरो लगाएंगे। इसी तरीके से OP डैश, ये हो गया आपका R डैश वेक्टर। अब देखिए ये जो OP वेक्टर है और OP डैश वेक्टर है, ये कौन से वेक्टर हैं? स्थिति सदिश, यानी ये हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर OP डैश वेक्टर और OP वेक्टर या R वेक्टर और R डैश वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर। एक यहाँ पे बता रहा है R वेक्टर पोजीशन को, और दूसरा R डैश कहाँ बता रहा है पोजीशन को? इस पॉइंट की पोजीशन बता रहा है, स्थिति को बता रहा है कि ये इस कार्टेशियन सिस्टम में कहाँ पर है। इसके कोऑर्डिनेट कुछ और होंगे, इसके कुछ और होंगे। तो ये जो R वेक्टर है, OP वेक्टर या R वेक्टर, ठीक है, इसको हमने इससे लिख दिया है। तो जो ये R वेक्टर है वो P पॉइंट की पोजीशन बता रहा है। जब ये गति कर रहा था तो यहाँ पर इसकी पोजीशन को डिनोट कर रहा है। ऐसे ही R डैश वेक्टर इसके मोशन में यहाँ पर इसकी पोजीशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो ये तो हो गया स्थिति सदिश। अब नेक्स्ट है विस्थापन सदिश। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना विस्थापित हुआ? P से P डैश तक। तो ये हो गया इसका विस्थापन सदिश, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। P डैश क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि ये क्या कर रहा है? इसकी इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का विस्थापन शो कर रहा है। तो स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश। स्थिति सदिश कार्टेशियन सिस्टम में पॉइंट की या स्थिति को बताता, पोजीशन को बताता है, ठीक है। और विस्थापन सदिश प्रारंभिक और अंतिम दो के बीच की डिस्टेंस को बताता है, विस्थापन को बताता है। अब देखिए ये P डैश जो इसकी एक्चुअल लेंथ है, देखो एक्चुअल क्या है, ये ऐसा गया यहाँ पे, तो ये हमेशा एक्चुअल लेंथ से या तो छोटा होगा और या इसके बराबर होगा, ठीक है। विस्थापन सदिश इसके पथ पर डिपेंड नहीं करता, यानी ये किस तरीके से चल रहा है इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पर डिपेंड करता है? ये स्थिति सदिश पर डिपेंड करता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ द पोजीशन वेक्टर एंड व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर होता है वो प्रारंभिक और दूसरे अंतिम बिंदु के बीच के विस्थापन को दिखाता है, और स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन को बताता है। वेक्टर कैसे निरूपित करेंगे? अगर किसी को कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके ऊपर हम एक एरो लिख देंगे। ग्राफ में हमको वेक्टर दिखाना है तो हम क्या दिखाएंगे? एक एरो से दिखाएंगे। जहाँ एरो का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड है, दैट मीन्स परिमाण है,
और जो इसका हेड है, सिर है, वो क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर 2-3 प्रकार के कि वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। पहला, एक समान वेक्टर, ठीक है। दूसरा, विपरीत वेक्टर, वेक्टर को आप सदिश भी लिख सकते हैं। तीसरा, असमान वेक्टर, ठीक है। इन तीनों को एक साथ देखते हैं, एक समान, विपरीत और असमान। देखिए, ये सपोज दैट वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो ऐसे वेक्टर, इन दोनों में देखिए इनकी लेंथ भी बराबर है और इनका हेड भी बराबर है, यानी इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक जैसी हैं। इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन भी एक ही तरफ है। तो ऐसे वेक्टर हो गए एक समान वेक्टर या समान वेक्टर, ठीक है, यूनिफॉर्म वेक्टर। अब देखिए, इसी के साथ में अगर एक वेक्टर ऐसा बना लो, इस वेक्टर का बी या ए, इसको मैं लिख दूं सी वेक्टर। तो जो सी वेक्टर है, इसको बी या ए वेक्टर के साथ देखें तो मैग्नीट्यूड तो बराबर है, बट डायरेक्शन क्या हो गई है, अपोजिट हो गई। तो ऐसे वेक्टर को कहते हैं विपरीत वेक्टर। अब है असमान वेक्टर। एक वेक्टर हमने ऐसा बना लिया, सपोज दैट ये है डी वेक्टर, ठीक है। तो ये जो डी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इनमें से किसी के भी साथ क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड भी अलग है और डायरेक्शन भी अलग है। तो ऐसे वेक्टर को कहेंगे हम असमान वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है एक जीरो वेक्टर, शून्य वेक्टर या जीरो वेक्टर। किसे कहेंगे जीरो वेक्टर? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। मैग्नीट्यूड जीरो क्या होता है, इसमें जो परिमाण है वो क्या है, ज़ीरो। केवल क्या होती है इसमें, डायरेक्शन होती है। तो ऐसे वेक्टर को कहते हैं जीरो वेक्टर। अब आप बोलोगे ये मिलेगा कैसे? अगर हमने किसी वेक्टर को, यहाँ पे देखिए ये ए वेक्टर है, इसको हमने जीरो से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर, ठीक है। या हमने ए वेक्टर के साथ माइनस ए वेक्टर को ऐड किया तो क्या मिलेगा हमें, ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई वस्तु एक स्थान से गति करके उसी स्थान पर वापस आती है तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जैसे यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया और वापस यहीं पे आ गए, ठीक है, ये गया और यहाँ आ गया इस ओ बिंदु पे, तो विस्थापन क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। या यहाँ से यहाँ गया और फिर वापस आया तो यहीं पे आ गया तो विस्थापन क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो ये होता है ज़ीरो वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड जीरो है बट डायरेक्शन होती है। कैसे मिलेगा, इस तरीके से, या तो आप उसे जीरो से मल्टीप्लाई कर लेंगे या उसमें प्लस क्या कर लेंगे, नेगेटिव वेक्टर, विपरीत वेक्टर, ठीक है। विपरीत वेक्टर जो सी वेक्टर है, अगर इसके इक्वल है तो इसको नेगेटिव हम, ये नेक्स्ट उसमें हम डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हमें इसका ऐड भी करना है, ठीक है। लास्ट इसमें आप देखिए जो वेक्टर है ये है यूनिट वेक्टर, या इसको कहते हैं एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर ये क्या होता है, जीरो वेक्टर में मैग्नीट्यूड कितना था, जीरो, लेकिन यूनिट वेक्टर में जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है। वेक्टर तो डायरेक्शन होगी, ओके, मैंने मेंशन नहीं कर रही हूँ बार बार, बट यूनिट वेक्टर में क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 1 है, और इसके साथ क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी। तो ये केवल डायरेक्शन को शो करता है, मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, केवल किसको शो करता है, डायरेक्शन को
शो करता है। तो इसलिए डायरेक्शन को शो करता है, मतलब एक्स अक्ष में है, वाई में है या जेड अक्ष में है। तो यहाँ पे हमने ये कार्टेशियन सिस्टम बना रखा है। तो अगर एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग कोई यूनिट वेक्टर है तो इसको हम दिखाते हैं आई, और इसके ऊपर ये जो छोटा सा ये लिखा है इसे पढ़ते हैं आई कैप। ठीक है, तो आई कैप एक्स अक्ष के अनुदिश डायरेक्शन को बताएगा। इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, बट ये डायरेक्शन दिखाएगा तो कहाँ की डायरेक्शन दिखाता है? एक्स अक्ष की। इसी तरीके से वाई में आप जो लेंगे वो होगा जे कैप, ये ऊपर जो लगा है ये ऐसा, इसको कैप पढ़ते हैं। ठीक है, और जेड में ये हो जाएगा आपका के कैप। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन को बताता है और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर कोई मोशन या कोई वस्तु या फिजिकल क्वांटिटी एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग है, अनुदिश है, तो उसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या हो गया? आई कैप। वाई के है तो जे कैप एंड जेड के है तो के कैप हो जाएगा। इन सब का मैग्नीट्यूड अगर हम लें, आई कैप का मैग्नीट्यूड बराबर जे कैप का मैग्नीट्यूड बराबर के कैप का मैग्नीट्यूड, ये होता है 1। ठीक है, ये होता है 1। अब अगर हमें किसी एक वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड निकालना है, यहाँ पे चलो हमें ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। जो ए वेक्टर है इसका हमें क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। इस एग्जाम्पल में ये ए वेक्टर है, इसका यूनिट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा ए कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर को हमेशा किससे डिनोट करेंगे? कैप से, बराबर ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो ये इसका निकल जाएगा यूनिट वेक्टर। यहाँ पे देखिए यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। मैग्नीट्यूड क्या है इसका? 1 है। तो ये जो ए वेक्टर है इसमें जब हम इसके मैग्नीट्यूड का भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। समझ रहे हैं आप? कितना आएगा? 1 आएगा। ये जो लिखा है ये 2, इस तरीके से इसे मैग्नीट्यूड कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। छोटा सा एग्जांपल देखिए, आप जो है एक्स अक्ष के अनुदिश चल रहे थे और आपकी जो वेलोसिटी है वो है 5 किलोमीटर पर सेकंड और डायरेक्शन कहाँ है इसकी? एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग। तो अगर आप इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे आप इसे? 5 में किसका भाग दे देंगे? एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग है तो क्या आ जाएगा? आई कैप। एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग है तो आई कैप, वाई के अकॉर्डिंग होगा तो जे कैप। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो वेक्टर है जो ये लिखा है 5 आई कैप, इसका मतलब हुआ कि ये 5 किलोमीटर पर सेकंड के, मतलब अगर आप यूनिट भी लिख रहे हैं तो किधर को जा रहा है? एक्स अक्ष के ओर। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसमें 5 का भाग दे देंगे ना, तभी तो हमारे पास आई कैप मिलेगा। ठीक है, हमेशा एक निकालने के लिए भाग दे देते हैं उसके मैग्नीट्यूड का। तो यहाँ पे किसका भाग देंगे हम? सिर्फ मैग्नीट्यूड का, डायरेक्शन का नहीं देंगे। तो जब मैग्नीट्यूड का इसमें डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? केवल डायरेक्शन, और वही इसका यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर जो हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है मोशन इन अ प्लेन, इस चैप्टर में हमने जो स्टार्टिंग की है वो कहाँ से की है? हमने फिजिकल क्वांटिटी को 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड वाइल वेक्टर क्वांटिटी हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, यहाँ पे हमने देखा कि कार्टेशियन सिस्टम जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो हमें 2 एक्सेस लेनी है। एक्स वाई ले सकते हैं, वाई जेड ले सकते हैं, या जेड एक्स ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि वेक्टर को अगर दिखाना है तो ग्राफिकल मेथड में कैसे दिखाएंगे? एरो की हेल्प से हम उसको शो करेंगे, जिसमें इसकी लेंथ मैग्नीट्यूड होगी और इसका हेड डायरेक्शन होगी। कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, उसको दिखाने के लिए उसके ऊपर हम एक छोटा सा एरो लगा लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी हमने देखे। इसके बाद यहाँ पे ये जो स्थिति सदिश मतलब पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये इम्पोर्टेंट है। इसका आप कंसेप्ट समझ जाइए कि विस्थापन वेक्टर क्या होता है। अगर गति कर रहा है तो उसके प्रारंभिक और अंतिम, मतलब जहाँ पर आप ले रहे हैं उनके बीच के विस्थापन को दिखाता है। और स्थिति सदिश किसी समय
किसी समय, क्योंकि यहाँ पे समय भी है, किसी समय प्लेन में उसकी पोजीशन को दिखाता है। ठीक है, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, दो हमने इसके स्थिति सदिश लिया R और R', और उससे हमने इसका विस्थापन सदिश लिया। इसके बाद हमने वेक्टर देखे कि कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा यूनिफॉर्म वेक्टर, रिवर्स वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, ज़ीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है बट डायरेक्शन इसमें होगी। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया कि क्या आपने डिस्प्लेसमेंट देखा था, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है, अगर जहाँ से गया और वहीं वापस आ गया तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है यूनिट वेक्टर। इसमें मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 होता है, बट इसमें डायरेक्शन होती है। तो x के अकॉर्डिंग जब डायरेक्शन होगी तो इसे i कैप से डिनोट करेंगे, y में होगी तो j कैप और z में होगी तो k कैप से डिनोट करेंगे। किसी भी वेक्टर राशि का आपको अगर यूनिट वेक्टर लेना है तो उस वेक्टर राशि में उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए ये काफ़ी है। कल इससे आगे देखेंगे और कल हम देखेंगे कि जो वेक्टर्स होते हैं इनको हम कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, इनको जोड़ेंगे कैसे, क्योंकि स्केलर को हम यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि स्केलर आपको आते हैं। आज तक आपने स्केलर क्वांटिटी पढ़ी है, इनमें ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन किस तरीके से अप्लाई होते हैं। दैट मीन्स मैथमेटिकल ऑपरेशन आप इसको किस तरीके से ऐड, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न आदि इसमें करते हैं। बट अब जो हम पढ़ेंगे, हम यहाँ पे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कैसे करेंगे, उन्हें सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो कल हम इसको देखेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं कल, और आज ये क्लियर कर दीजिएगा आप कंसेप्ट अपना, कल फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।